समझेंगे एक एक को तो और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाए। तो हमारा पहला क्या है, हिस्टोन एसिटाइलेशन, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन क्या था, एसिटाइलेशन, पर यहाँ जो हेडिंग पड़ी है वो हम लोग किस हिसाब से देख रहे हैं कि एसिटाइलेशन करने के लिए कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके नाम पर बात हो रही है। तो हम लोग सबसे पहला क्या देख रहे हैं, एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे बहुत ही क्लियर पिक्चर, देखिए कितना क्लियर पिक्चर दिया हुआ है कि यहाँ पे क्या हो गया कि ये पूरा न्यूक्लियोसोम है, डीएनए रैप्ड है। ये देखिए यहाँ पे क्या है, ये आपका एन टर्मिनल साइड निकला हुआ है। इस एन टर्मिनल पे कहीं पर लाइसिन प्रेजेंट था। लाइसिन का स्ट्रक्चर ये है, सभी को पता है, NH3+ यहाँ पे दिख रहा है आपको, और यहाँ पे आया और एक एसिटिल ग्रुप ऐड किया। कौन किया, हैट ने किया। क्या नाम है, हिस्टोन एसिटाइल ट्रांसफरेजेज एंजाइम। का काम क्या होता है, एसिटिल कोएंजाइम ए को पकड़ता है, कोएंजाइम ए हटाता है और एसिटिल ग्रुप उसका ऐड कर देता है, सिंपल। अब ये क्या हो गया, ये हो गया एसिटाइलेटेड। यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिया। When a histone is acetylated, an acetyl group, this which is negatively charged, is added to one or more of its lysine residue at the epsilon amino group. ये एप्सिलॉनी पोजीशन पे है, thereby removing the positive charge. तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा था एसिटिल ग्रुप लगने से, एसिटिल ग्रुप क्या है, नेगेटिव चार्ज। This result in a decreased affinity of the histone tails for the negatively charged. यहाँ पे ये बात कह रहा है क्योंकि डीएनए क्या है, डीएनए दिस इज इन ब्लैक इज नेगेटिवली चार्ज, और वहीं पर एसिटाइल ग्रुप अगर आपने ऐड कर दिया है तो ये एसिटाइलेशन क्या करेगा, नेगेटिव नेगेटिव क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो चांसेस क्या हो सकते हैं एसिटाइलेशन में कि जो हिस्टोन है प्रोटीन वो हो सकता है रिलीज हो जाए। यहाँ पे पिक्चर में मेंटेन नहीं किया है पर यहाँ इशारा यही किया। दूसरी तरफ क्या है, HDAC, काम पूरा होने के बाद HDAC जो है कैटेलाइज कर सकता है, एसिटिल ग्रुप को रिमूव कर सकता है लाइसिन से और वापस से फिर इस पोजीशन में आ सकता है। बाकी एसिटाइलेशन स्टेट ऑफ लाइसिन प्रोवाइड अ स्पेसिफिक बाइंडिंग सरफेस दैट कैन आइदर सर्व टू रिक्रूट रिप्रेसर्स और एक्टिवेटर्स। अब देखिए यहाँ पे आपको एक तो वो चीज हो गई कि हाँ रिमूव हो सकता है, पर अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हमने पहले ही आप लोगों को एक चीज बताई थी कि ब्लू प्रोटीन, रेड प्रोटीन हम ऐसे मेंशन कर रहे थे कि ये आपका डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये आपका हो गया ग्रीन डीएनए, ये एक्टिव जीन है जो कि अभी इसको क्या करना है, जल्दी से ट्रांसक्राइब होके कोई बढ़िया सा प्रोटीन बनाना। पर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हिस्टोन न्यूक्लियोसोम अटैच है। तो अब क्या किया जाए, कोई प्रोटीन आए, एंजाइम आया, हैट एंजाइम आया और इसने क्या लगा दिया, इसके एन टर्मिनल साइड पे क्या लगा दिया, एसिटिल ग्रुप लगा दिया लाइसिन के ऊपर। ये मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर रही हूँ एसिटिल ग्रुप, और ये कौन है, हैट है। अब इसकी वजह से ये क्या हुआ, हैट ने क्या कर दिया, एसिटिल ग्रुप लगा दिया। अब इसकी वजह से हो सकता है कोई और प्रोटीन जो हो, वो प्रोटीन इसको देखकर अट्रैक्ट हो जाए कि यहाँ पे कोई अच्छी चीज मिलने वाली है, जो प्रोटीन है ये यहाँ पर आने लगी। अब ये जो प्रोटीन है, अब ये प्रोटीन जब आएगी यहाँ, तो हो सकता है ये जो जीन है, हो सकता है ये एक्टिव हो, और ये भी हो सकता है कि ये पहले एक्टिव हो और इसको इनएक्टिव। तो यानी ये एक्सप्रेशन का भी काम हो सकता है और रिप्रेशन का भी काम हो सकता है, इट डिपेंड्स। तो कहने का सेंस टोटलिटी में क्या आया कि एसिटाइलेशन प्रोसेस जो है, जो कि हिस्टोन एंड टर्मिनल एंड पे किया जाता है, तो हो सकता है कि वो जीन को एक्टिव भी कर दे और रिप्रेस भी कर दे। कैसे कर देगा कि जब मॉडिफिकेशन हो जाएगा तो हो सकता है कोई रिप्रेसर प्रोटीन आए, तो रिप्रेसर प्रोटीन आएगा तो क्या करेगा, जीन को ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा, और अगर एक्टिवेटर प्रोटीन आएगी तो जीन को ऑन कर देगी। तो यानी मॉडिफिकेशन क्या कर रहा है, रिक्रूटमेंट यानी बुलाने में हेल्प कर रहा है। किसको बुलाने में, एक्टिवेटर्स या रिप्रेसर।
कौन से एक्टिवेटर रिप्रेसर जो कि ट्रांसक्रिप्शन को या तो स्टॉप करेंगे या तो ऑन करेंगे। एसिटाइलेशन ऑफ लाइसिन एट पोजीशन 8 and 16 ऑफ H4 अमाइनो इज एसोसिएटेड विद स्टार्च साइट्स ऑफ एक्सप्रेस। अब ये थोड़ा सा मैंने रिसर्च का एग्जाम्पल दिया है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे दो एग्जाम्पल साफ साफ दे दिए गए हैं जो कि क्लियर करते हैं कि पोजीशन नंबर 8 और 16 पर रिसर्च कहता है कि ज्यादातर देखा गया कि जीन एक्सप्रेस होने लगे, यानी ट्रांसक्रिप्शन होने लगा, यानी कि हिस्टोन हट गए होंगे वहां से और ट्रांसक्रिप्शन हो गया। पर यह भी देखा गया कि लाइसिन 5th पोजीशन और 12th पोजीशन पे जब एसिटाइलेशन हुआ लाइसिन का हिस्टोन के एंड टर्मिनल में एंड पर, तो देखा गया कि क्या हो गया, जीन रिप्रेस हो गया यानी ऑफ हो गया। इंस्टेड एसिटाइलेशन ऑफ दीज अदर लाइसिन 5 and 12 मार्क्स न्यूली सिंथेसाइज्ड H4 molecules that are ready to be deposited on DNA as a part of new। ये बड़ी अच्छी वो आ गई, बट ये एक इसको इंटरेस्ट होता है तो वो इस पॉइंट को देख सकता है कि हालांकि 5 और 12 ने इस जीन को तो बंद कर दिया, पर साथ ही साथ इसने नए H4 मॉलिक्यूल्स भी बनाना शुरू कर दिया जो कि नए न्यूक्लियोसोम को बना के डीएनए रैपिंग को प्रमोट कर। यहाँ पे आप एक और डायग्राम देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा वो दिखाया गया है। देखिए ये क्लोज्ड क्रोमैटिन था, पैक्ड था बिल्कुल न्यूक्लियोसोम। देखिए ये सब न्यूक्लियोसोम है और डीएनए एकदम रैप्ड थे। हैट एंजाइम आया, इसने एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दी। क्रोमैटिन यहाँ दिखाया जा रहा है रिलैक्स हो, तो जीन ट्रांसक्रिप्शन जो है वो अल्टर्ड हुआ। अब वो चाहे कुछ भी हो सकता है वो सेल में प्रोटीन ऐसी बने कि सेल साइकिल प्रमोट हो जाए या सेल डेथ हो जाए, कोई भी चेंजेस हो सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन लेवल। ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि HDAC जो है वो आके क्या कर रहा है, एसिटिल ग्रुप रिमूव करके क्रोमैटिन को क्लोज कर रहा है, तरफ जा रहा है ना, क्लोज कर रहा है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे अगर अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको मान नहीं लेना है, बट मैं एक एग्जाम्पल दे, सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल, दिस कंप्लीट फिगर इज एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पे हैट आया, एसिटिल ग्रुप हुआ मान लीजिए, और यहाँ पे कोई जीन था, मान लेते हैं ये कोई जीन, दिस वाज जीन। ये जीन ट्रांसक्राइब्ड होने लगा, ये ट्रांसक्राइब होने लगा, और ये ट्रांसक्राइब होके क्या कर रहा है, सेल को लाइफ कर रहा है, कह सकते हैं सेल की लाइफ को बढ़ा रहा है। मैं छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, मान लेते हैं ये सेल की लाइफ को बढ़ा रहा है। थोड़ी देर बाद HDAC आया, इसने क्या किया, एसिटिल ग्रुप रिमूव करके इसको पैक कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होने लगेगा, HDAC जब क्या कर रहा है, सेल की लाइफ को कम कर रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप इनहिबिटर बना सकते हैं, HDAC इनहिबिटर, जो कि HDAC को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जब HDAC ब्लॉक हो जाएगा तो हैट एसिटिल ग्रुप हटाएगा और वो ये वाला जीन जो है हमेशा क्या करेगा, ट्रांसक्राइब होता रहेगा और सेल जो है जीवित रहेगी। तो इस तरीके से लोग जो है काम कर रहे हैं कैंसर्स पे, जेनेटिक डिजीजेस पे समझने के लिए, और इस तरह के इनहिबिटर्स बनाए भी गए हैं। यहाँ पे हुआ कि बहुत ज्यादा प्रोलिफरेशन होने लगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से कि मान लेते हैं ये हैट एंजाइम जो है ओवर प्रोडक्टिव हो गया, हाँ मान लेते हैं ओवर प्रोडक्टिव हो गया, जिसकी वजह से ये ज्यादा काम करेगा। तो ये क्या क्या होगा, ये जो जीन है बहुत तेजी से ट्रांसक्रिप्ट होने लगेगा और बहुत ज्यादा लेवल का ट्रांसक्रिप्शन ये करने लगेगा। तो ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन करेगा तो सेल जो है, सेल की लाइफ बढ़ेगी, तो हो सकता है ये कैंसर सेल में तब्दील हो जाए। ठीक, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हैट इनहिबिटर बना सकते हैं या ऐसा एक्टिवेटर बना सकते हैं कि जो कि HDAC को एक्टिवेट करे। तो दो चीज आप कर सकते हैं, या तो हैट का इनहिबिटर बना दीजिए और या तो HDAC का एक्टिवेटर बना दीजिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है प्लॉट किए जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी किसकी चर्चा हो रही है, जीन एक्सप्रेशन की भी। यही सारी चीजें हम लोग जीन एक्सप्रेशन में भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यस, ऐसे ही बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं, ड्रोसोफिला पे काम किए गए हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेजेस को आप समझ सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पे कौन कौन से जीन एक्टिव हो रहे हैं, और वो जब जीन एक्टिव हो रहे हैं तो कौन से ऐसे हिस्टोन मॉडिफिकेशंस हैं जो हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे चीज समझ सकते हैं और उसको समझा भी जा रहा है। पर्टिकुलर ऑर्गन में किस तरीके से प्रोटीन्स या जीन एक्टिवेट हो रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट,
अब उसी तरीके से आप हिस्टोन मिथाइल, अगर ये समझ में आ गया तो ये तो तुरंत समझ में आ जाएगा। हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज ये क्या कर रहा है, मिथाइलेशन कर रहा है। एंजाइम हिस्टोन मिथाइल ट्रांसफरेज डायरेक्ट मिथाइलेशन। तो यहाँ पे अब हम लोग की हेडिंग क्या है, मिथाइलेशन। पर मैं थोड़ा सा मैंने हेडिंग ऐसे बना दी है कि आपको एंजाइम याद हो जाए। तो यहाँ पे मिथाइलेशन हो रहा है। तो ये हिस्टोन एसिटाइलेशन कहाँ होता है, लाइसिन पर होता है। पर मिथाइलेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, लाइसिन पर भी हो सकता है और आर्जिनिन। और सबसे बड़ी बात है, मिथाइलेशन लाइसिन और आर्जिनिन पर हो सकता है। और दूसरी चीज, एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। यानी ये एक ही लाइसिन पर 3 मिथाइल ग्रुप ऐड हो सकते, एक ही लाइसिन पर 2 ऐड हो सकते हैं। तो आइदर 1, 2 और 3 मिथाइल ग्रुप्स आर एडेड एट लाइसिन रेसिड्यू। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक, क्या कि इससे भी अब फर्क पड़ने, लोगों ने जब रिसर्च किया तो देखा कि अब तो इससे भी फर्क पड़ रहा है कि अगर किसी हिस्टोन टेल पर 3 बार अगर लाइसिन पर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया, एक लाइसिन पर 3 मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो हो सकता है रिप्रेशन हो जाए। और कई बार देखा गया कि लाइसिन पर एक बार अगर ऐड हो रहा है तो वो एक्टिव हो रहा है। तब आप देख रहे हैं कि this kind of modification is also helping a lot in gene transcriptional process या gene expression process। तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि इतने माइनर मॉडिफिकेशन प्लस बल्क में मॉडिफिकेशंस जो है वो एक चीज को क्या कर रहे हैं, जीन को ट्रांसक्राइब, एक्सप्रेस या रिप्रेस कर रहे हैं। तो तो आप समझ सकते हैं जीन का ऑन होना या जीन का ऑफ होना ये एक तरह से इवेंट की तरह है। जैसे हम लोग अपने घर में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, या तो उसमें हर किसी, अगर वो बड़ा इवेंट है तो हर एक को पर्टिकुलर रोल दे देते हैं, और वहां पे बहुत सारी चीजों का सम्मिलित रूप से क्या होता है, आपको रिजल्ट मिलता है कि यस इवेंट इज वेरी गुड और नॉट गुड। आर्जिनिन कैन बी मॉडिफाइड बाय द एडिशन ऑफ 1 मिथाइल। तो लाइसिन पर तो 1, 2, 3 तक हो सकते हैं, सॉरी मैंने यहाँ आर्जिनिन पर 1 हो सकता, लाइसिन पर 3 हो सकता। हिस्टोन मिथाइलेशन इज लिंक बोथ एक्टिवेशन एंड रिप्रेशन। फिर से आपको क्लियर हो गया कि एसिटाइलेशन की तरह मिथाइलेशन भी क्या है, हो सकता है कि वो एक्टिवेशन कर दे या रिप्रेशन कर, वो डिपेंड करता है कि उस समय क्या हो रहा है या क्या डिमांड है। यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे आपको क्लियरली पिक्चर में दिया हुआ है कि ये लाइसिन है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ गया, यहाँ 3 मिथाइल। उसी तरीके से मोनोमिथाइल लाइसिन वर्ड हो गया, डाइमिथाइल लाइसिन, ट्राइमिथाइल लाइसिन। तो आगे जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एरा बढ़ रहा है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी जनरेट किए जा सकते हैं जहाँ पे पूरा एक एक्सपेरिमेंट प्लॉट किया हो और उसमें आपको ऐसे डेटा दिए हो जहाँ पे आपको ये जज करना हो कि जीन 1 जो है वो ट्राइमिथाइल लाइसिन होने पर जीन को एक्टिव कर रही है या डाइमिथाइल लाइसिन। तो द क्वेश्चन कैन बी प्लॉटेड इन दैट वे। The site specificity of lysine or arginine methylation as well as the number of methyl group attached to particular lysine can have distinct। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, साफ लिख दिया कि कितना नंबर जो है लाइसिन, कितना लाइसिन मिथाइलेट हो रहा है या आर्जिनिन, उस वो जो है ट्रांसक्रिप्शन के अलग अलग प्रभाव छोड़ सकता है। ठीक है, 2 बार जुड़ने से हो सकता है जीन ऑन हो जाए, 3 बार करने से हो सकता है ऑफ हो जाए। ये नंबर आपको नहीं याद करना है, कॉन्सेप्ट समझना। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दिया है, डाइमिथाइलेशन ऑफ हिस्टोन H3 एट लाइसिन 9, इसको हम बोलेंगे डाइमिथाइलेटेड होता है वहां पे H3K9, यानी इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, लिखने का सिनेरियो क्या है, H3K9 एंड ट्राइमिथाइलेशन, तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, H3K27 are both largely associated with gene silencing and heterochromatin formation। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो अगर कोई जीन रिप्रेस हो रही है, ठीक है, या तो रिप्रेस कर दिया, एक तो पर्टिकुलर बात हो गई कि भाई हमें जीन मान लेते हैं, जीन ए है, जीन बी है, जीन सी है, इस समय ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस चल रहा है,
तो हो सकता है जीन ए बंद कर दिया जाए, जीन बी की रिक्वायरमेंट हो तो जीन बी को एक्टिव करके उससे बी प्रोटीन बनाई जा रही है। सी प्रोटीन को भी एक्टिव किया गया है पर उसका लो लेवल है, मेंटेन किया गया है, ये भी हो सकता है। तो अब आप देख रहे हैं ये हो गया, तो ये हो गया कि जीन को रिप्रेस कर दिया। एक ये भी चीज हो सकती है कि कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन कर दिए गए कि जो पूरा डीएनए है उसको हेट्रोक्रोमेटाइज कर दिया, यानी पूरी तरीके से ऑफ कर दिया। क्योंकि हमारे एम फेज में जब डिवाइड हो रहा है तब तो उस समय रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होता नहीं है, ठीक, तो उस समय तो हमें जरूरत भी नहीं है। तो ये भी चीज होती है कि जहां पे जिन पोर्शंस में हमें जरूरत ही नहीं है या जिस समय जरूरत नहीं है तो उस समय यूक्रोमैटिन से हेट्रोक्रोमैटिन में तब्दील हो जाए आपका जीन या डीएनए। तो यूक्रोमैटिन, हेट्रोक्रोमैटिन, आई होप आप लोग जानते होंगे इस चीज को। फिलहाल के लिए जो एक्टिव पार्ट है डीएनए का जो कि ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है या कर सकता है वो यूक्रोमैटिन, और हेट्रोक्रोमैटिन क्या हो गया वो इनएक्टिव। तो बाकी डिटेलिंग हम लोग बाद में देखेंगे। फिर अब यहाँ पे थोड़े से एग्जाम्पल दिए हैं। मिथाइलेशन ऑफ H3K4 K36, दिस इज एसोसिएटेड विद एक्टिव क्रोमैटिन। मिथाइलेशन ऑफ दिस इज एसोसिएटेड विद एक्टिव क्रोमैटिन। Demethylation of H3K9 facilitate phosphorylation at serine 10 and acetylation at lysine 14। देखिए ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट आ गया कि जब K9 से, लाइसिन से मिथाइल ग्रुप जब हटा दिया गया तो पता चलता है कोई प्रोटीन आके इस पर क्या कर रही है, फॉस्फोराइलेशन कर रही है और एसिटाइलेशन कर। तो हो सकता है उस समय भी किसी चीज को एक्टिव या इनएक्टिव किया जा रहा। तो यानी कि हमारा रिजल्ट ये आता है कि हिस्टोन मिथाइलेशन भी क्या कर रहा है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि इस तरह का मॉडिफिकेशन अगर हिस्टोन में हो रहा है तो हो सकता है जीन एक्सप्रेशन हो या रिप्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गई है चीज कि in addition serine 10 phosphorylation facilitate acetylation of lysine, और ये भी देखा गया है कि फॉस्फोराइलेशन जो है वो प्रमोट कर दे एसिटाइलेशन को, तो thereby preventing the setting of repressive lysine 9 methylation mark। तो इस तरीके से मेजॉरिटी हम लोग क्या देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन हो सकता है, जो कि हम लोग पहले हालांकि हम लोग स्टेप वाइज देख रहे हैं, पर हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए क्लोज्ड क्रोमैटिन, जब लाइसिन पर मिथाइलेशन है, ठीक है, उस समय क्रोमैटिन क्लोज है, तो आप एक रिजल्ट ये भी निकाल सकते हैं ना कि हाँ मॉडिफिकेशन जरूरी नहीं है कि जब क्रोमैटिन क्लोज हो, पैकेज हो, ठीक है, तो उस समय कहीं मॉडिफिकेशन हो ही ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो लाइसिन 9 है, मिथाइलेशन इस पे था, क्लोज था, ठीक, पर अब लाइसिन 9 पर कुछ ऐसा हो गया कि हैट एंजाइम आया और मिथाइल ग्रुप को रिमूव करने वाला एंजाइम आया, तो मिथाइल ग्रुप रिमूव हो गया और हैट ने उसी पोजीशन पे एसिटिल ग्रुप लगाया। जैसे ही एसिटिल ग्रुप लगाया तो सेरीन पर फॉस्फोराइलेशन हो गया और लाइसिन 14 पर एसिटाइलेशन हो गया और क्रोमैटिन खुलने लगा। तो यानी जीन ट्रांसक्रिप्शन कहीं ना कहीं हो सकता है प्रमोट किया जा रहा हो सकता है किसी जीन को ऑफ किया जा रहा हो, वो उस अलग बात है। पर यहाँ पे हम लोग को साफ दिख रहा है क्लोज क्रोमैटिन और ओपन क्रोमैटिन। तो यहाँ पे हम लोग जीन एक्टिवेशन और जीन रिप्रेशन का बात न करके हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि हेट्रोक्रोमैटिन से यूक्रोमैटिन में तब्दील किया जा रहा है, यानी क्लोज क्रोमैटिन को ओपन किया जा रहा है। वो भी कैसे हो रहा है, विद दिस काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। हालांकि और बहुत रिसर्च कहते हैं कि हिस्टोन मिथाइलेशन होता ही इसलिए है कि वो दूसरी प्रोटीन्स को बुलाए और क्रोमैटिन के स्ट्रक्चर में कोई वेरिएशन करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हिस्टोन मिथाइलेशन हुआ उसने हो सकता है दूसरी प्रोटीन्स को बुलाया हो कि भाई मिथाइल ग्रुप हटाओ और एसिटाइलेशन और फॉस्फोराइलेशन करो जिससे क्रोमैटिन खुल जाए। तो यहाँ हमारे पास ये आ गई किस तरीके से कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ मॉडिफिकेशन, एसिटाइलेशन, फॉस्फोराइलेशन, एसिटाइलेशन, वो क्या कर रहा है, क्रोमैटिन में कुछ चेंजेस ला रहा है। जरूर अब हो सकता है फिर वापस आपको यहां से इधर आना तो हो सकता है फिर कुछ और तरह के कॉम्बिनेशन में चेंजेस आए और क्रोमैटिन जो है वो क्लोज किया। तो हिस्टोन
Acetylation was known to be dynamically regulated by HAT and HDAC, but histone methylation has been considered to be permanent modification. पहले कंसिडर किया जाता था, अब नहीं किया जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एंजाइम रिसेंटली डिस्कवर किए गए हैं। ठीक, लाइसिन स्पेसिफिक डीमिथाइलेज फर्स्ट LSD1। जैसे हम लोगों ने कहा था कि एसिटिल ग्रुप ऐड कौन करता है, हैट, एसिटिल ग्रुप रिमूव कौन करता है, HDAC। उसी तरीके से मिथाइलेशन कौन एंजाइम ऐड करता है, वो है HMT, और रिमूव कौन करता है, LSD, लाइसिन स्पेसिफिक डीमिथाइलेज फर्स्ट। तो इसका अपना एक रोल दिया गया है, रिप्रेसेस स्पेसिफिक जीन्स बाय मेंटेनिंग अनमिथाइलेटेड हिस्टोन्स। ये कब डिस्कवर किया गया था, जब देखा गया कि कुछ स्पेसिफिक जीन्स हैं, उनको रिप्रेस करने के लिए अनमिथाइलेशन हो रहा है हिस्टोन को। तो डिस्कवरी, अब जब जैसे ही ये एंजाइम डिस्कवर हुआ तो और सबका इंटरेस्ट बढ़ा और रिसर्च होने लगे कि और हिस्टोन मिथाइलेशन कहाँ कहाँ जो है वो एक्टिवेशन या रिप्रेशन में काम कर रहा है, और प्रूव हो गया कि ये भी एक डायनेमिक प्रोसेस है, स्टैटिक नहीं है, परमानेंट नहीं है कि मिथाइलेशन हुआ फिर रिमूव नहीं हो। ठीक है, तो यानी कि मिथाइलेशन भी इन एंजाइम्स के थ्रू क्या हो रहा है, बैलेंस किया जाता है। ये जो है पोजीशन है, ये 9 पोजीशन है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, एन टर्मिनल से आप अमाइनो एसिड काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4, ये लाइसिन, ये 9th पोजीशन है। देखिए, फिर नेक्स्ट क्या है, 10th पोजीशन पे सेरीन है, फिर 14 पोजीशन पे ये है, ये पोजीशन नंबर है। देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, हिस्टोन H3 में लाइसिन 9 पोजीशन पे डाइमिथाइलेशन। यूबिक्विटीन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम्स, यानी ये क्या करते हैं, यूबिक्विटिनाइलेशन। तो ये क्या करते हैं, एक छोटी सी जो प्रोटीन है यूबिक्विटीन प्रोटीन को ऐड करने का काम करते हैं, पर मेन का प्रोसेस का नाम लिख देते हैं यूबिक्विटाइन। तो यहाँ पे भी पॉली यूबिक्विटीन, यानी एक से ज्यादा पॉली यूबिक्विटीन ऐड होना है या एक ही मोनो यूबिक्विटीन ऐड होना है। तो यूजुअली द एडिशन ऑफ पॉली, ऐसा देखा गया है कि अगर पॉलीयूबिक्विटीन अगर ऐड होता है तो प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए जाती है। ये आप लोगों ने शायद ध्यान में हो कि प्रोटीन, किसी प्रोटीन को डिग्रेड करना है तो यूबिक्विटीन प्रोटीन लगातार लगा दो, ऐसे यूबिक्विटीन प्रोटीन लगातार, तो एक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है जिसका नाम है प्रोटियाजोम। ये इसको डिटेक्ट करता है और सारी प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है टुकड़ों पर। एडिशन ऑफ 1 यूबिक्विटीन यानी मोनो, एक पर अगर एक यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल ऐड है तो ये क्या कर सकता है, इट कैन ऑल्टर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन विदाउट सिग्नलिंग इज डिस्ट्रक्ट। वो प्रोटीन के फंक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है, पर डिस्ट्रक्शन को प्रमोट नहीं कर रहा। तो ये कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, ये जो एंजाइम है यूबिक्विटीन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, ये करता क्या है, ये पेप्टाइड बॉन्ड लगाता है किसके किसके बीच में, यूबिक्विटीन प्रोटीन के प्रोटीन मॉलिक्यूल प्लस जो टारगेट प्रोटीन है, प्रोटीन के पास भाई NH2, मान लो सपोज दिस इज प्रोटीन, ठीक, ये प्रोटीन है कोई, के पास NH2 ग्रुप लाइसिन यहाँ पे प्रेजेंट है। अब ये लाइसिन पर एक हो सकता है यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल ऐड कर दे, ये इसका फंक्शन है कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, और फिर कुछ फंक्शन को अल्टर कर, जैसे कि एक यूबिक्विटीन जब हिस्टोन H2B से ऐड होता है, डिपेंडिंग ऑन द जीन एसोसिएटेड विद एक्टिवेशन और साइलेंसिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एज वेल एज ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन, यानी H2B पर अगर एक यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है, कौन जोड़ेगा, यूबिक्विटीन कॉन्जुगेटिंग एंजाइम। अगर ये जोड़ देता है तो हो सकता है एक्टिवेशन हो जाए जीन का, या साइलेंस हो जाए, या हो सकता है ट्रांसक्रिप्शन इलोंगेशन में मदद करे, इट डिपेंड्स। मोनो यूबिक्विटिलाइजेशन अगर लिंकर हिस्टोन H1 पर हो जाए तो इट लीड्स टू रिलीज फ्रॉम DNA। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कभी कभी क्या देखा गया कि अगर हिस्टोन H1 से, ये H1 प्रोटीन है, इससे अगर यूबिक्विटीन, एक यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल ऐड हो जाए तो हो सकता है कि वो जो जीन है उसको क्या कर दे, एक्टिव कर दे, क्योंकि DNA रिलीज हो जाए।
डीएनए रिलीज होगा तो खुलेगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्या आ गया, काइनेजेस। व्हेन अ हिस्टोन इज फॉस्फोराइलेटेड बाय अ स्पेसिफिक काइनेज, अ फॉस्फेट ग्रुप इज एडेड यूजुअली टू सेरीन और थ्रियोनिन अमाइनो एसिड, thereby adding a negative charge। यानी सेरीन थ्रियोनिन अमाइनो एसिड पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। फॉस्फेट ग्रुप जुड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज जनरेट हो। फॉस्फोराइलेशन अगर हिस्टोन H1 प्रोटीन का हो जाए, ठीक है, आइदर रिमूव्स H1 फ्रॉम डीएनए, या तो H1 रिमूव हो जाएगा और या तो थोड़ा ढीला हो जाएगा। बात समझ में आई? H1 का काम क्या होता है, डीएनए जो न्यूक्लियोसोम में बाइंड हुआ है उसको लॉक करना। तो अगर H1 प्रोटीन को आपने फॉस्फोराइलेट कर दिया, उसके एन टर्मिनल, जैसे हम लोग फोल्ड पढ़ के आए हैं, एन टर्मिनल पे अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दिया तो वो क्या हो सकता है कि वो लूजली एसोसिएट फिर होगा, या तो फिर वो वहां से हट ही जाए, उसके बाद वो क्या हो सकता है, जीन एक्टिव हो सकता है। H1 प्रोटीन जब हट जाएगी तो क्या हो जाएगा, डीएनए खुल जाएगा। तो यानी वो जीन जो है वो अब खुले एरिया में आ गया, अब वो ट्रांसक्राइब करके प्रोटीन बना सकता है। As noted above, phosphorylation of histone H3 is also associated with activation of a specific gene। जो हिस्टोन H3 है का फॉस्फोराइलेशन भी जीन एक्टिवेशन से देखा गया है, पर अब ये प्रूफ हो चुका है कि फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस भी एक डायनामिक प्रोसेस, यानी फॉस्फेट ग्रुप अगर लग रहा है तो फॉस्फेट ग्रुप एक एंजाइम हटा भी सकता है जिसका नाम है फॉस्फेटेजेस। तो फॉस्फोराइलेशन इवेंट भी क्या कर सकता है, वो जीन को एक्टिव भी कर सकता है और रिप्रेस भी कर। अब नेक्स्ट है राइबोसिल ट्रांसफरेज। पूरा एडीपी राइबोसिल ट्रांसफर, एडीपी राइबोसिल ग्रुप का ऐड होना ही क्या कहलाता है, एडीपी राइबोसाइलेशन। और एडीपी राइबोसाइलेशन के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, राइबोसाइलेशन। कौन एंजाइम करता है, एडीपी राइबोसिल ट्रांसफरेज। तो सिर्फ एक एडीपी राइबोसाइलेशन अगर ऐड हुआ, इज द एंजाइमेटिक ट्रांसफर ऑफ एडीपी राइबोस रेसिड्यू फ्रॉम एनएडी प्लस टू अ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड टू अ एक्सेप्टर प्रोटीन बाय दिस। तो ये एडीपी राइबोस आ कहां से रहा है, एनएडी प्लस से आएगा और स्पेसिफिक अमाइनो एसिड पर ऐड हो जाए इस एंजाइम के द्वारा। इस हिस्टोन्स आर मॉडिफाइड एट ग्लूटामिक एसिड रेसिड्यूज। यस, एडीपी राइबोसाइलेशन जो होता है वो कहां पे होता है, ग्लूटामिक एसिड पर होता है, ये याद रखना है। जैसे फॉस्फोराइलेशन सेरीन थ्रियोनिन पे, थाइलेशन आर्जिनिन लाइसिन पे, एसिटाइलेशन लाइसिन पर। तो ये इस तरीके से चीजों को याद रखना है, कौन से अमाइनो एसिड पे कौन से स्पेसिफिक क्या हो रहे हैं, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ये तो आपको याद रखना ही होगा। However, in other proteins, cysteine, asparagine and arginine residues can be modified। तो मेजरली कहाँ होता है, ग्लूटामिक पर, कहीं कहीं पर ये भी सिस्टीन या एस्पैरेजिन या आर्जिनिन रेसिड्यूज पर भी मोनो एडीपी राइबोसाइलेशन यानी एडीपी राइबोसिल ग्रुप ऐड हो सकता है। और इसको रिमूव करने के लिए कौन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होगा, एडीपी राइबोसिल हाइड्रोलेज। तो ये भी एक डायनेमिक प्रोसेस है। मैक्रो H2A अ हिस्टोन वेरिएंट, अभी हम लोगों ने हिस्टोन वेरिएंट को नहीं देखा है, वो भी देखेंगे क्या होता है। which is associated with X chromosome inactivation has an N-terminal region with high sequence homology to H2A, but it also contains 25 kilodalton non-histone। एक्चुअली यहाँ पे जो बताने की बात की गई है कि हिस्टोन वेरिएंट क्या होते हैं, जैसे कि बेसिकली आप लोगों ने क्या देखा, ज्यादातर जो प्रोटीन्स पाई जाती हैं हिस्टोन की वो कौन सी हैं, H2A, B3, 4 एंड H1। पर अगर H2A में माइनर मॉडिफिकेशन हो जाए, तो माइनर मॉडिफिकेशन हो जाए तो वो क्या हो सकता है, वो उसको कहेंगे हिस्टोन वेरिएंट। तो कुछ ऐसे हिस्टोन वेरिएंट पाए गए हैं, जैसे कि यहाँ दिखा गया है मैक्रो H का, वो एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्स क्रोमोसोम को इनएक्टिव। यहाँ पर एडीपी राइबोसाइलेशन इस पोर्शन पे ज्यादा देखा गया है। मैक्रो H2 एडीपी राइबोसाइलेशन कहाँ पे देखा गया है, मैक्रो H2A। मैक्रो H2A क्या है, हिस्टोन वेरिएंट है। किसका वेरिएंट है, H2A का। उसके सीक्वेंस जो है उससे ज्यादा मिलते हैं विद सम वेरिएशन। नेक्स्ट है सुमो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम्स। सुमो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम, तो ये एंजाइम्स क्या करते हैं, सुमोइलेशन। आपका लास्ट मॉडिफिकेशन है सुमोइलेशन। तो सुमोइलेशन भी एक तरीके की यूबिक्विटीन मॉलिक्यूल ही है, नाम भी देख लीजिए, स्मॉल यूबिक्विटिंग लाइक मॉडिफायर। 20% तो वो कैसा होता है, यूबिक्विटीन।
पर थोड़े से चेंजेस होते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सूमो। तो ये क्या करता है, ये सूमो प्रोटीन्स को ऐड करेगा, सूमो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम सूमो प्रोटीन्स को ऐड करता है। सूमो प्रोटीन पहले ही बताया, यूबिक्विटिन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, एक छोटी सी प्रोटीन। तो सूमो इज अ 97 अमाइनो एसिड प्रोटीन, यूबिक्विटिन ही की तरह है, उसकी आइडेंटिटी 20% उसी की, दैट इज एडेड थ्रू इट्स कार्बोक्सिल एंड ऑफ अमाइनो फंक्शनल ग्रुप ऑन लाइसिन इन अ टारगेट प्रोटीन। तो ये भी कहाँ ऐड हो रही है, सूमो प्रोटीन लाइसिन पर ऐड हो। तो भाई हम लोग देख ही चुके हैं तमाम तरह के जो हिस्टोन्स होते हैं, हिस्टोन में कौन से अमाइनो एसिड की ज्यादा चर्चा हो रही है, लाइसिन, आर्जिनिन, सीरीन, थ्रियोनिन। तो लाइसिन पर सुमोलेशन हो सकता है, और कुछ मोटिफ डिस्क्राइब किए गए हैं, वहीं पर ये ज्यादा देखा गया है, जैसे कि साई लाइसिन एक्स ग्लूटामिक। कहने का सेंस क्या है, यहाँ पर कोई भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो, कोई भी हाइड्रोफोबिक कौन से, एलेनिन, ल्यूसीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, इस तरह के यहाँ अमाइनो एसिड प्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ पे लाइसिन है, और यहाँ पे कोई भी अमाइनो एसिड हो। तो आपको क्या याद करना है, साई लाइसिन एक्स ग्लूटामिक। तो ये सीक्वेंस अगर हो तो लाइसिन पर सूमो प्रोटीन आके ऐड की जा सकती, एंड ये सूमो प्रोटीन भी क्या कर सकती है, तरह से कोई ना कोई फंक्शन को अल्टर कर सकती है प्रोटीन के। तो अब सूमो को हटाने के लिए कौन सी प्रोटीन हमें एंजाइम चाहिए होता है, उसका नाम है डी कॉन्जुगेशन इज मेडिएटेड बाय स्पेसिफिक प्रोटीएजेस। तो सूमो स्पेसिफिक प्रोटीएजेस होते हैं, ये एंजाइम्स हैं जो कि क्या करेंगे, सूमो अगर ऐड हो गया है कहीं और उसको अब जरूरत है रिमूव करने की, तो ये रिमूव करके बाहर निकाल। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो भी हिस्टोन पे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, क्या करने के लिए हिस्टोन पे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, जीन को रेगुलेट करने के लिए। रेगुलेट का मतलब ऑन या ऑफ करने की, उनमें दोनों ही तरह के मैकेनिज्म चल रहे हैं। अगर मिथाइल ग्रुप मिथाइल ट्रांसफरेज ऐड कर रहा है तो एलएसडी उसको हटा रहा है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऐड होना और मॉडिफिकेशन रिमूव होना दोनों ही इंपॉर्टेंट और डायनेमिक प्रोसेस है, और दोनों ही नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ सेल के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों ही चीजें जीन एक्सप्रेशन और जीन रिप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। तो तमाम हम लोगों ने को देखा। हालांकि ये याद रख सकते हैं कि सभी में अगर देखा जाए तो सूमो कॉन्जुगेटिंग एंजाइम जो है वो रेयर पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है। हालांकि सुमोलेशन का जो रोल है वो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस, रिपेयर करना डीएनए को, सभी में रिस्पॉन्सिबल। अभी भी बहुत सारा काम चल रहा है उसी। यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स मैंने दे दिए हैं आपको ये याद नहीं करना है, सिर्फ कुछ चीजें हैं जहाँ पे बस इतना समझ में आना चाहिए कि भाई आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिलेटिव डिस्कवरीज और डेटा हैं जहाँ पे स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन, अब जैसे यहाँ पे क्या बताने की कोशिश, H3 प्रोटीन है, H3 प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, उसके लाइसिन पोजीशन नंबर 4 पे, 4th पोजीशन पे लाइसिन प्रेजेंट होता है, और उस पे अगर मिथाइलेशन हो गया तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन देखा गया है। ये 9 पोजीशन पे मिथाइलेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन देखा गया है। तो ये ज्यादा अगर कभी ऐसा आ गया तो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन भी देखा जहाँ पे उन्होंने बताया कि देखिए यहाँ पे लाइसिन मिथाइलेशन हुआ था तो क्रोमैटिन क्या था, कंडेंस था। तो हो सकता है कि इस तरह की भी जो चीजें हैं वो आपके आ सकती हैं। ठीक, ये 9 पोजीशन पे अगर एसिटाइलेशन हो जाए तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन हो रहा है। ये 9 पर अगर मिथाइलेशन हुआ है तो ये भी देखा गया है, रिक्वायर्ड फॉर डीएनए मिथाइलेशन, सॉरी फॉर डीएनए एसिटाइलेशन। फिर S10 पोजीशन पे फॉस्फोराइलेशन हो रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेशन 14 पे ये देखा गया। So there are some, you can a list of some useful research which has been conducted by our scientists
जहाँ पे हम लोगों को कई तरह के मॉडिफिकेशंस दिख रहे हैं और कुछ ऐसे स्पेसिफिक मॉडिफिकेशंस हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए। देखिए यहाँ पे K5, K12 और K6 पोजीशन पे अगर एसिटाइलेशन हो जाए तो न्यूक्लियोसोम असेंबली शुरू हो जाती है। तो न्यूक्लियोसोम असेंबली का मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोसोम असेंबली का मतलब हो गया डीएनए को कॉम्पैक्ट किया। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे K16 में दिया भी गया है कि ड्रोसोफिला एक्स क्रोमोसोम इनएक्टिवेशन। ठीक है, आप लोगों ने बार बॉडीज का कॉन्सेप्ट समझा होगा या पता होगा। बार बॉडीज में क्या होता है, एक्स जो है, एक एक्स क्रोमोसोम जो है फीमेल में वो इनएक्टिव हो जाता है। तो इनएक्टिव करने के लिए कुछ ना कुछ कॉम्पैक्शन से गुजरना होगा। तो कॉम्पैक्शन बहुत ज्यादा टाइटली कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ रेगुलेशंस करने पड़ेंगे। तो हिस्टोन प्रोटीन्स में इस तरह के मॉडिफिकेशन करके हमेशा के लिए उस क्रोमोसोम को क्या कर दिया जाता है, कॉम्पैक्ट। तो इस तरह की चीजें तो अभी भी आज की डेट में भी हम लोगों ने क्या कवर किया है, अभी तक हम लोगों ने देखिए फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग तो सिर्फ उतनी ही देर तक थी जहां पे आप लोगों ने सुना कि जो डीएनए है वो आपके जो डीएनए है वो न्यूक्लियोसोम के अराउंड रैप हो। फिर हमने डिटेल डिस्कशन किया कि न्यूक्लियोसोम कोर आपको कब वर्ड यूज करना है, H1 बाहर से लिंक्ड होता है ये इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद इसका थोड़ा सा हम लोगों ने माइक्रोकॉकल न्यूक्लियस का ट्रीट। तो जो यहाँ तक डिस्क्रिप्शन था वो सिर्फ क्या था, वहीं पर तक आपकी बात सीमित थी फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग। पर क्योंकि हिस्टोन की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो आज अभी हम लोगों, मैंने पहले ही कहा कि कोई कई जगह ये जीन ये हिस्टोन में नहीं डिस्कस किया जाता है, ये डिस्कस किया जाता है जीन एक्सप्रेशन। पर क्योंकि हम लोग अब चीजों को थोड़ा सा लेते चले, राइट, ये यहाँ पे ही हमने एक तरह से आपके दो मेजर टॉपिक आज खत्म हुए हैं। एक तो फर्स्ट लेवल ऑफ पैकेजिंग जो कि इनिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा खत्म हुआ है कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन और रिप्रेशन में हिस्टोन प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक ये भी एक एक्सटेंसिव होता है जो कि आज ही हमने डिटेलिंग्स इसकी खत्म कर दी है। तो अब जब भी हम लोग जीन एक्सप्रेशन जब शुरू करेंगे ट्रांसक्रिप्शन के समय, तो आप लोगों को ये चीज एकदम रिलेट करनी होगी।